चर्चा करने के लिए फराह फैज अधिवक्ता है उच्चतम न्यायालय हमारे साथ जुड़ रही हैं। फराह फैज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, सबसे पहले तो आप ही से बात करते हैं। ये 16 से 18 अप्रैल का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि इस विशेष सत्र को बुलाने के बाद विपक्षी कुछ दलों के कई सवाल अभी आ रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन और परिसीमन दो विधेयक एक साथ जो कैबिनेट ने पास करे, इन दोनों को लेकर, क्योंकि पहले जब 23 में इसके संशोधन को पारित किया गया उस समय यह था कि नए परिसीमन के साथ यानी कि 2034 तक इस पर आरक्षित होंगी सीटें और तब फिर चुनाव होगा। लेकिन अब जो तब्दीलियां की जा रही हैं, विशेष सत्र बुलाया गया है, विपक्ष के जो सवाल हैं उसे लेकर सरकार का कहना क्या है? देखिए ऋतु, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 2023 में जब इसको कानून बनाया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाया गया था और संसद से पारित कराया गया था, तो कुछ अगर हम कहें तो कुछ बातों के अलावा विपक्ष ने भी इस पर सहमति जताई थी और विपक्ष के साथ ही इसको वहां से पारित किया गया था। काफ़ी लंबी चर्चाएं उसमें हुई थी। हालांकि विपक्ष इसको लेकर कुछ सवाल भी उठाता रहा, कुछ ऐसे प्रावधान चाहता था जिनमें बदलाव होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुल मिलाकर इसको पक्ष और विपक्ष की सहमति से ही संसद से पारित कराया गया था। अभी इसके अंदर इसकी प्रक्रियाओं को लेकर कुछ संशोधन है, इसलिए एक विशेष सत्र फिर से बुलाया गया है। इसमें भी निश्चित तौर पर 3 दिन की चर्चा को रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले की अगर हम बात करें, जब इस कानून को संसद से पारित किया गया था तो इसको 2034 तक लागू करने की बात थी। लेकिन अब इसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी मिलकर, क्योंकि इस पर काफ़ी बैठकें भी हुई हैं और अभी जो बजट सत्र चल रहा था उसमें भी विपक्ष के लोगों ने कहा कि जब सरकार लाना चाहती है तो इसको जल्दी ले आए। तो कुल मिलाकर 2029 में ये कानून लागू हो जाए, ये एक प्रक्रिया के तहत अब इसको शुरू किया जाएगा और जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा वो संशोधन इसमें पारित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋतु आज अपने लेख के माध्यम से कही है कि देश की संसद से एक बार फिर से वैसा ही मैसेज जाना चाहिए जिसमें महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान का मैसेज जाए कि देखिए इसको सर्वसम्मति से वहां से पास कराया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था में उनको बराबरी का दर्जा देने की बातें, दस्तावेज, समितियां तो कई दशकों तक बनती रही, लेकिन उनको लागू आज तक नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष आज इस बात को कह रहा है कि इसको पारित किया जाने चाहिए, लेकिन लंबे समय तक तो कांग्रेस की देश में सरकार रही थी, उसको पारित क्यों नहीं किया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राजनीतिक व्यवस्था में नीति और नीयत अच्छी हो तो उसको संभावनाओं को पूरा किया जा सकता है। और इसी तरह की ये जो संभावना कि कई दशकों तक देश की जनता और खासतौर से देश की महिलाएं देख रही थी, उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उसको पूरा करने जा रहे हैं। और 16 तारीख को जब इस पर एक बार फिर से चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष की जो आपत्तियां आएंगी, जो सुझाव आएंगे, उनको भी निश्चित तौर पर सरकार कोशिश करेगी उनको शामिल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सरकार का फैसला है वो यही है कि इसको सर्वसम्मति से वहां से पास कराया जाए। ऋतु, बिल्कुल अनुज, एक लंबा सफर तय किया है लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण के इस विधेयक ने 2023 में एक तरह से आम सहमति दिखाई दी, जो कि एक लंबे समय तक नहीं बन पा रही थी। अब मुझे लगता है वो अंतिम पड़ाव है जहां अब देश का लोकतंत्र पहुंचने जा रहा है महिलाओं के संदर्भ में, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर। फराह फैज, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और अब कई ऐसे मोर्चों पर एक तरह से आपने मोर्चा संभाला है जब जब महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है। फराह, हम जानते हैं 3 तलाक को लेकर भी आपने किस तरह से अपनी आवाज बुलंद की थी, महिलाओं को जागरूक किया था, महिलाओं के बीच गई उस कानून को लेकर। क्या आपको लगता है आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने लेख को पढ़ने का भी आग्रह किया है और महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये उनके अधिकारों से जुड़ा मसला है। सरकारें लगातार सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करती रही हैं, उसके साथ अब राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आज उन्हें अपनी आवाज को भी बुलंद करना है। किस तरह से आप देखती हैं इस कानून को? लगातार सिलसिलेवार तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है और 16 से 18 अप्रैल ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक सत्र होने जा रहा है। जी जी, धन्यवाद मुझे अपने मंच पर आमंत्रित करने के लिए और मुझे इस डिबेट से जुड़ने के लिए। एक्चुअली क्या है, ये जो सत्र बुलाया गया इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है ये स्पेशल सत्र आमंत्रित करके और महिलाओं की पीड़ाओं को, महिलाओं की आवाज को
सड़क से ले जाकर के संसद तक पहुंचाने का ये काम किया है। तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी में वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर है जो ये जितनी भी असंभव चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो इस सरकार के टाइम में साकार होती नजर आ रही हैं और साकार हुई हैं, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुस्लिम कम्युनिटी जहां से मैं बिलोंग करती हूँ और जहां कोई भी चेंज लाना एक महाभारत और एक असंभव चीज समझा जाता था, वो इस सरकार ने कर दिखाया है। पहला बात यह है कि 3 तलाक की कुप्रथा से आज महिलाएं आजाद हैं, और जो फतवा फैक्ट्री दारुल उलूम चल रही थी और मजहब के नाम पर औरतों का शोषण किया जा रहा था, उनको जबरदस्ती तलाक बिदत, जो बिदत इस्लाम में मना है, सबसे पहली चीज वो बिदत के नाम पर जबरदस्ती 3 तलाक को मनवाया जा रहा था, उस पर एक अंत लगा और कानून बना, महिलाओं को आज रिलीफ है। दूसरा, वक्फ बोर्ड पे महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, एक इस तरह का विधेयक लाया गया था। तो ये चीजें, महिलाओं की शक्ति को समझना, महिलाओं की पीड़ाओं को समझना, ये सिर्फ इस सरकार में ही संभव हो पाया। अन्यथा तो कांग्रेस की सरकार में, शाहबानो के टाइम में, आपके सामने है उदाहरण कि किस तरह से एक औरत के मेंटेनेंस के अधिकार को कुचला गया था और उसको मेंटेनेंस पाने के लिए किस कदर जलालत का सामना करना पड़ा था, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस तरह का एक एक्ट ला दिया गया था जिसमें उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसके हाथ में एक भीख का कटोरा दिया जा रहा था, जो 1986 का वो एक्ट आया था, अगर आप उसको पढ़ लें तो मैं ये कहूंगी कि आज महिलाएं अगर चुन करके संसद में जाती हैं और उनको ये अधिकार दिया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से संभव है। ये वो मोदी सरकार है जिसने महिलाओं की समस्याओं को सुना, समझा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मैटरनिटी लीव है उसको 6 महीने तक बढ़ा करके कर देना, कि एक माँ कम से कम 6 महीने तक तो बेफिक्र होकर के छुट्टी लेकर के अपने बच्चे की केयरिंग कर सकती है, घर में रह सकती है, 6 महीने तक अपने बच्चे की प्रॉपर देखभाल कर सकती है और उसको कुपोषित होने से बचा सकती है। ये सब चीजें करना, ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित सड़क पे निकल करके काम कर सकती हैं, उनको आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को किस कदर प्रोत्साहन मिला है, ये हम सबके सामने है, कि अगर वो बैनामा और रजिस्ट्री मकान की महिलाओं के नाम से है और उसमें वो अपने नाम से फॉर्म भर रही है, तो उसको प्राथमिकता मिलती है। ऐसे में उन तमाम महिलाओं को भी समझना बहुत जरूरी है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हुई हैं, क्यों उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, क्यों आधी आबादी को, जो एक तरह से अपने वोट के अधिकार से आज एक बड़ा बदलाव हमारे देश में हम देखते हैं कि जहां वोटिंग में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा पाया जाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका है वोटिंग में, और महिलाएं आज की तारीख में कई राज्यों में सरकारों को चुनने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। जब राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि मैनिफेस्टो महिलाओं पर आधारित अलग से तैयार किए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके प्रतिनिधित्व को भी वही ताकत दी जाए? क्या आपको लगता है महिलाओं को ये समझने की आज जरूरत है, और कितना बड़ा बदलाव आप सोचती हैं कि आएगा जब नीति निर्माताओं में महिलाएं शामिल हो जाएंगी, जब लोकतंत्र के उतने बड़े मंदिर में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, महिलाओं को समझने की जरूरत है। और लेकिन ये मैं कहूंगी कि हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं समझ चुकी हैं। आप ये देखिए, 3 तलाक का जब जजमेंट आया था, उसके बाद से मुस्लिम महिलाएं किस कदर प्रोत्साहित हुई थी और मोटिवेटेड होकर के उन्होंने किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट किया था। वो कितना वोट प्रतिशत जो है मुस्लिम कम्युनिटी का गया था बीजेपी को, ये हम सबके सामने है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है, मैं तो इसके नाम से को सुन करके ही अपने आप पे एक गौरव अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और आज मेरी शक्ति को समझा जा रहा है, मेरी शक्ति को वंदन करते हुए ये अधिनियम आ रहा है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी फख्र की बात है। यही चीज महिलाएं समझ भी रही हैं कि अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो अपनी बात को स्वयं, पुरुषों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं जाकर के संसद में अपनी बात को रखेंगे। और मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से गृहस्थी में
महिला और पुरुष की समान भागीदारी होती है, तब जाकर के वो गृहस्थी सही चलती है। इसी तरह से संसद की जितनी भी क्रियाविधि है, जहां जो उनकी एक्टिविटीज है या वहां जिन समस्याओं को रखा जाता है, महिलाओं से जुड़ी बात को रखा जाता है, तो अगर यही बात महिलाएं अपने मुख से अपनी बात जबान से रख सकेंगी, अपनी पीड़ाओं को रख सकेंगी और समस्या के समाधान में प्रॉपर भागीदारी करेंगी, तो शायद अच्छे रिजल्ट्स निकल करके आएंगे और उनकी पीड़ाओं को सही तरीके से संसद के सामने रखा जा सकेगा। और ये जो अधिनियम आ रहा है, ये जो बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, उस बिल में आर्टिकल 15 जो हमारा संविधान हमें गारंटी देता है कि विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बिना ही महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए जो है चीजें होनी चाहिए, वो ये जो अधिनियम है, ये जो विधेयक है, ये बिल्कुल उसको साकार करता है कि इसमें किसी तरह का कोई जाति पाति का, कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें महिलाओं को महिला ही समझा गया है जी। इसमें महिलाओं को हिंदू महिला, मुस्लिम महिला करके बिल्कुल नहीं देखा गया है। अनुज जी। संविधान निर्माताओं ने भी एक तरह से समानता की उस बात को रखा संविधान में, जो कि दर्ज है, और वो ये कहता है कि किस तरह से महिलाओं को समान अधिकार की बात करता है। क्या आप ये मानते हैं, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये संविधान में जो दर्ज है उसे पूरा करने का एक मौका है? एक लंबा समय लगा राजनीतिक पार्टियों को भी, इससे पहले की भी राजनीतिक पार्टियां इस कोशिश में रही लेकिन सफल नहीं हुई। अगर इस पे सवाल उठते भी हैं तो ये संविधान से बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लागू किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि देश की आज़ादी के बाद जो संविधान बना उसमें तो महिलाओं को बराबरी की बात कही गई, लिखी गई, लेकिन इतने दशक क्यों लगे? सबसे बड़ा तो सवाल यही है ऋतु कि उन्हें इतने दशक क्यों लगे महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने में, उनको बराबरी का सम्मान देने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये फैसला लिया, ये फैसला संविधान के तहत लिया है। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ एक कानून नहीं बनने जा रहा, ये संविधान के अंदर एक तरीके से कहें तो एक बदलाव के तहत जो है इस कानून को और मजबूत किया जा रहा है, उन अधिकारों को और मजबूत किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ऋतु, देश के अंदर महिलाओं के लिए योजनाएं बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं को बनाने में महिलाओं की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए? अगर महिलाएं ही उन योजनाओं को बनाएंगी तो आप देखिए कि किस तरीके से 2047 के विकसित भारत का सपना जो देखा जा रहा है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और महिलाओं की भागीदारी को इनकार 2047 के विकसित भारत से कैसे इनकार किया जा सकता है? दूसरी सबसे बड़ी बात, आप दूसरे देशों के अंदर जाइए, उन देशों के अंदर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन महिलाओं की सीटें वहां की संसद के अंदर, वहां की विधायिका सिस्टम में 45-50% महिलाएं वहां पर जाती हैं। तो ऐसी सोच को विकसित करना इस देश के अंदर, ये एक सबसे बड़ा मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो निश्चित तौर पर एक शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हुई है जिसका दशकों से इंतजार था महिलाओं को, और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना, उनका सम्मान दिलाना, ये इस कानून के माध्यम से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पीढ़ी की और आने वाली पीढ़ी की सोच में वो बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में ऋतु अगर अभी तक हम देखें तो पुरुष प्रधान देश इसको कहा जाता है और राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व होता है, लेकिन अब वो वर्चस्व, वो तस्वीरें अब इस देश के अंदर बदलती हुई नजर आएंगी ऋतु। अनुज सवाल ये भी है कि सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार जिन सवालों को रख रहा है, चाहे वो परिसीमन से संबंधित हो, ये भी कहना है विपक्ष का कि परिसीमन के पर अगर होता है तो दक्षिण के राज्यों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और 2034 और 2027 के जनगणना को लेकर भी जो बात हो रही है उस पर कैसे सहमति बनाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील जरूर की है तमाम सांसदों से कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है जो विकसित भारत के लिए एक आधार तैयार करना है। महिलाओं की 33% भागीदारी नहीं, बल्कि महिलाओं की बराबरी की भागीदारी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में। देखिए, जिस तरह के विपक्ष ऋतु सवाल उठा रहा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो सवाल उठा रहा है, उनका कहना है कि दक्षिण भारत में परिसीमन के बाद सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी। लेकिन ये तो पूरे देश की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो ये तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत के अंदर बड़े राज्य हैं, राजस्थान बड़ा राज्य है, तो वहाँ के लोगों को भागीदारी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ के महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा मिलेगी, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वहाँ की जनसंख्या है उसके अनुपात में ही सीटों का परिसीमन होगा। और
निश्चित तौर पर अगर देखें तो दक्षिण के राज्यों की जो महिलाएं हैं ऋतु, आप ये तो देखिए कि वहां के अनुपात में जितनी सीटें आज वहां से आती हैं उस अनुपात में वहां की महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में आज भी महिलाओं की भागीदारी राजनीति में उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी बाकी और राज्यों के अंदर है। तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर यह कानून लेकर आएगा। और बिल्कुल, क्योंकि ये 3 दिन की चर्चा होगी, चर्चा के बाद इसको पारित कराया जाएगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें सहमति बनाकर इसको पास कराना, जैसे हमने पहले भी कहा था, ये एक सबसे बड़ा जो है टारगेट है सरकार का। लेकिन इसे आप देश के अंदर हिस्सों में बांट देना, क्षेत्र के अंदर बांट देना, निश्चित तौर पर इस तरह की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर जरूर आ रही हैं। लेकिन अगर इससे बड़ी सोच के साथ इसको देखा जाए तो भारत का भविष्य कितना बेहतर होगा, विकसित भारत बनेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि महिलाओं को अगर देखा जाए तो आप घर परिवार को चलाने के अंदर तो महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है और वो चलाती हैं, लेकिन देश को आगे चलाने में, देश की व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाने में महिलाओं की भूमिका पीछे आखिर क्यों रहनी चाहिए, दक्षिण भारत के उन राजनीतिक पार्टियों को भी समझना चाहिए जिन महिलाओं की वोट लेकर वो देश की संसद तक पहुंचती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और देश में एक जागरूकता होनी चाहिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस तरह आने वाले समय में देश में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फराह फैज, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुज आपका भी इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए।